नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा बुलंदशहर पहुंच चुकी है। बुलंदशहर में हम आपको कई कामयाबी की कहानियों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात यहाँ की पहचान की। कहते हैं कि जब तैमूर लंग भारत आया तो वो सीरिया, इराक और मिस्र, अफगानिस्तान के कारीगरों के साथ आया। तब यहाँ आकर वहाँ के कारीगर बस गए और तब से यहाँ की पहचान है चीनी मिट्टी के बर्तन। अगर आपने चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए हैं तो बहुत मुमकिन है वो बुलंदशहर के खुर्जा के ही बने हों। और इस उद्योग के साथ यहाँ के हजारों लोग या कहिए कि हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। तो यूपी यात्रा में यहाँ से शुरुआत करते हैं पॉटरी उद्योग से। आइए। सौ साल से मेहनत की मिट्टी में तपा है बुलंदशहर। कच्ची मिट्टी जब भट्टी में पकने जाती है तो उसके साथ कुछ अरमान भी पकते हैं जिनमें बेशुमार रंग भरे होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं उनकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। ये बुलंदशहर का पॉटरी उद्योग है। यहाँ दिन रात हजारों कारीगर चीनी मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाने में जुटे रहते हैं। कप, प्लेट, फ्लावर पॉट, टी कैटल, सभी तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। खुर्जा में सिरमिक कारोबार की अपनी अलग पहचान है। यहाँ के प्रोडक्ट्स 7 समंदर पार तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चीन अपने यहाँ बोन चाइना के प्रोडक्ट बनाता है। बोन चाइना के मुकाबले खुर्जा में स्टोनवेयर, अर्थवेयर, क्वार्ट्ज और क्ले के उत्पाद को तवज्जो दी जाती है, जो काफी सस्ते पड़ते हैं। यहाँ का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। लगभग 30% कारोबार विदेशों में निर्यात का है। खुर्जा से बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका तक पॉटरी एक्सपोर्ट की जाती है। गुलजीत मिन्हास और दर्शन चटवाल खुर्जा के बड़े पॉटरी एक्सपोर्टर हैं, जिनका एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। एक्सपोर्ट पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है खुर्जा में। अच्छा, अगर हम सिर्फ अपने यहाँ की बात करें तो भी बढ़ा है, ओवरऑल पूरे खुर्जा की बात करें तब भी बढ़ा है। चीन के बोन चाइना के मुकाबले बुलंदशहर के प्रोडक्ट्स सस्ते और टिकाऊ हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इन मुल्कों में कारीगरों की भारी कमी है, जिसका फायदा भारत को मिलता है। इस सब के लिए एक्सपोर्टर्स को मदद भी मिलती है। कैटलॉग बनवाने से लेकर सैंपल्स बनवाने और उसे भेजने पर आने वाले खर्च में अनुदान मिलता है। इन हमारा कंपटीशन जो है चाइना से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना में लेबर वेजेस या प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे को ग्रोथ बढ़ने की चांसेस ज़्यादा। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट एक्सपोर्ट की ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में क्रिएट हो रहा है। चीनी मिट्टी के काम से जुड़े बड़े कारोबारियों के पास बड़ी यूनिट होती है, लेकिन छोटे स्तर पर काम करने वालों के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला है। फैसिलिटी सेंटर में बड़े बड़े मिक्सर लगे होते हैं। इसमें मिट्टी के साथ कई चीजें मिक्स की जाती हैं, जिससे क्ले बनकर दूसरी तरफ से निकलता है। फिर उसे इलेक्ट्रिक चॉक से मिलाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक चॉक, जो कुम्हार के चॉक की तरह होती है, बस चलती बिजली से है। तेजी से घूमते चॉक में सांचा रखा जाता है और मिक्सर से निकली क्ले चौक पर घूमते सांचे में डालते ही मिट्टी बर्तन की शक्ल ले लेती है। फिर इन्हें सुखाकर इसमें पेंटिंग और डिजाइन का काम होता है। मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग रंगों से आर्ट बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों में चमक के लिए उन्हें खास लिक्विड में डुबोया जाता है, जिसके बाद इन्हें फर्नेस या भट्टी में ट्रॉली पर रखकर भेजा जाता है। कई मीटर लंबी फर्नेस में अलग अलग ट्रॉली में हजारों मिट्टी के बर्तन 1200 डिग्री पर एक बार में पकाए जाते हैं। हाईटेक सुविधाओं वाले इस फैसिलिटी सेंटर को 1 करोड़ 82 लाख की लागत से बनवाया गया है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड इंडस्ट्री की तरफ कैसा रहा? गवर्नमेंट का एटीट्यूड ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड बल्कि पिछले कुछ समय में अच्छा ही हुआ है। पहले इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाती थी इंडस्ट्रीज के ऊपर, अब वो
तवज्जो जो है वो दी जाती है। इंडस्ट्रीज को पूछा जाता है कि हाँ जी आपको कोई परेशानी है तो आप बताएं उसके बारे में। जिला उद्योग केंद्र है यहाँ पे, वो लोग जो है प्रोत्साहन के लिए कोई ना कोई स्कीम देते रहते हैं। हजारों लोग इस पोल्ट्री उद्योग से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आरिफ की उंगलियां पिछले 30 सालों से ऐसे ही मिट्टी के बर्तनों पर घूम रही हैं। इनकी उंगलियां मिट्टी के बर्तनों पर किसी मशीन की तरह काम करती हैं। आरिफ की इस कलाकारी के लिए इन्हें यूपी सरकार से स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। तो आरिफ साहब, कब से आप इस पेशे में? ये मैं तकरीबन 30 साल या ये समझिए जब से होश संभाला तब से ही इस काम में है। मैंने मुगल आर्ट में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ वो होता है जिसको हम जंबो कप सॉसर कहते हैं। अच्छा। उस पर मैंने मुगल आर्ट किया, बहुत बारीक वर्क किया। उसके ऊपर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य दक्षता पुरस्कार मिला। आरिफ की ही तरह नदीम सालों से इस काम में जुड़े हुए हैं। नदीम मिट्टी के बर्तनों पर उभरी हुई डिजाइन बनाते हैं। नदीम ने एक मुगल मटका बनाया था। बादशाहों के वक्त ऐसे मटके बना करते थे। नदीम की आर्ट को भी सम्मान मिल चुका है। मैंने एक मुगल मटका बनाया था पहले ज़माने में, बादशाहों के टाइम में जो उस पर कारीगरी हुआ करती थी बेल टाइप में, वो मैंने उस पर बनाया था। पुराना इतिहास दिखाया था मैंने उस पर, उसके ऊपर मुझे स्टेट अवार्ड मिला। आरिफ और नदीम की उंगलियों से सजे हुए मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया तक जाते हैं, लेकिन इनकी ये कला कैसे आगे तक पहुंचे, इसके लिए भी एक प्लानिंग है। आरिफ और नदीम अब नौजवानों को आर्ट सिखाते हैं, जिसके लिए इन्हें सरकारी मदद भी मिलती है। कौशल विकास के तहत एक स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे देती है, जिसमें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं लड़के उनको भी हम पैसे देते हैं। अच्छा। और जो अवार्ड है उनको भी पैसे मिलते हैं। युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, लेकिन बहुत से पुराने कारीगर हैं जो सालों से उस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस काम को सौंप दी। उन्हीं में से एक हैं गुलशन सिंह, जिनकी उम्र 61 साल हो गई है। गुलशन जी 30 साल से ज्यादा वक्त से ये काम कर रहे हैं। ढलती उम्र में उनके हुनर को थामने के लिए मदद की गई। गुलशन जी ने कुछ वक्त पहले सरकार के जरिए संचालित पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग भी की, जिससे नया और बेहतर काम सीख सकें। और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 3000 रुपए भी दिए गए। इसके अलावा पेंशन भी मिलने लगी, जो एक बड़ा सहारा बनी। एक साल पहले जो ट्रेनिंग करी थी तो उसमें जो कि 500 रुपए महीने की मिली थी। अच्छा। 6 महीने की थी वो, 3000 रुपए का चेक आया था। छोटे कारीगरों के साथ बड़े एक्सपोर्टर को साथ लेकर चलने से ही कारोबार आगे बढ़ेगा, और तभी इलाके का विकास भी होगा और नाम भी। पोल्ट्री कारोबार में यही सब कुछ हमें देखने को मिला। तो जैसे जैसे यहाँ से निर्यात बढ़ेगा, लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं ताजमहल। जी हाँ, वैसे तो आगरा 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में एक ताजमहल बनवाया, उसी तरह बुलंदशहर में एक नवाब कादरी साहब ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया है। चलिए आपको लेकर चलते हैं दिबाई के कसेर कला गांव में है वो ताजमहल। कि न कोई शीश महल है न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल, और यहाँ पे चैन से सोया है दिल नशी मेरा, उड़ा के लाई है गुलशन से मेरा फूल। एक वो ताज है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम ऐसे जहन में आया कि आप अपनी बेगम की याद में जो है ये ताजमहल बनवाएं? ऐसा है कि हमारी वाइफ का 35 साल की उम्र में ऑपरेशन हो गया। उसको वो था ट्यूमर। अच्छा। पेट में ट्यूमर था, तो ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ तो बच्चेदानी को निकाल दिया गया। कोई उम्मीद नहीं। फिर वो लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं दूसरी शादी करूं। उसके मरने के 6 महीने बाद इस मकबरे को बनवाना शुरू कर दिया। बुलंदशहर के रिटायर्ड पोस्टमास्टर फैजुल हसन कादरी 83 साल के हैं। मरहूम बेगम
नजम मुली बेगम की याद में बनाए गए इस मिनी ताजमहल की सूरत बहुत हद तक आगरा के ताजमहल जैसी है। इस ताज के पीछे कादरी की बेइंतहा मोहब्बत है। एक रोज कादरी की बीवी ने बस कहा ही था कि मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा, तो कादरी ने ठान लिया कि गांव में उनकी बेगम की याद हम दोनों अकेले तनहा रहते थे। यहाँ पर एक दिन कहने लगी कि भाई हमारे कोई न्याज फाता तो क्या कराएगा, हमारा कोई जिक्र भी नहीं करेगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर मेरी जिंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो ऐसा मकबरा इसी खेत में बनाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। बेगम के इंतकाल के 6 महीने बाद ही कादरी साहब ने घर के पास की अपनी जमीन पर ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट के बाद फंड का पैसा, कुछ बेगम के जेवर और खेत बेचकर लगभग 15 लाख रुपए जुटाए। कादरी साहब ने बेगम के मौत के बाद उन्हें घर के पास की जमीन में दफनाया और फिर उसी के ऊपर ताजमहल बनवाया। कादरी ने बताया, इस ताजमहल में एक तरफ उनकी बेगम की कब्र है और उसके बगल की जगह अपनी कब्र के लिए छोड़ रखी है और अपने रिश्तेदारों को कह रखा है कि मेरी मौत के बाद मुझे यहीं पर दफनाना। बस ये गुम्बद है, उस जगह है और ये है, ये कब्र है इसकी। अच्छा। ये तो वाइफ की कब्र है और ये मैंने अपने लिए जगह छोड़ रखी है। अच्छा जी। कादरी साहब के इस अजूबे के बारे में सुनकर यूपी के सीएम अखिलेश ने मिलने लखनऊ बुलाया। कादरी साहब बताते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा कि आपकी अब क्या ख्वाहिश है, तो कादरी ने मुख्यमंत्री से अपने गांव कसेर कला में लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाने की मांग की। ताजमहल के पास अब एक 3 मंजिला राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन रहा है, जिसके पूरे होते होते 4 करोड़ की लागत आ जाएगी। सीएम साहब ने मुझको अखिलेश यादव जी ने बुलाया और चंद्रकला जी डीएम जो थी वो मेरे साथ गई और जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हमसे क्या चाहते हो। तो हालांकि लोगों ने मुझको ये समझा के भेजा था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप इसके पत्थर लगाने के लिए पैसा मांग लो। लेकिन मुझे यहाँ के लड़कियों का और अपने गांव का ज़्यादा ख्याल था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे गांव की लड़कियों के लिए एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाकर दे दीजिए। एक तरफ मोहब्बत की निशानी और दूसरी तरफ तालीम के लिए इमारत, और दोनों का नाम कादरी साहब की बेगम के नाम पर। यह मोहब्बत का ही असर है जिसने एक रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो कसेर कला गांव में लड़कियों की तालीम के लिए अब इंटर कॉलेज खुल गया है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बुलंदशहर के औरंगाबाद और आपको मिलवाते हैं एमबीए नितिन कुमार से। नितिन ने एमबीए करने के बाद नोएडा में 2 साल नौकरी की और अब नौकरी छोड़कर वो वापस बुलंदशहर लौट आए हैं और यहाँ वो अपना खुद का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका मुंह मीठा कर देगा। चाशनी में डूबे रसगुल्ले और रस भरे गुलाब जामुन। बुलंदशहर की गली गली में इन रसगुल्लों का शोर। ₹120 किलो के इन रसगुल्लों से पूरे बुलंदशहर का मुंह मीठा हो रहा है। नितिन कुमार इन रसगुल्लों को अपनी नजरों के सामने बनवाते हैं। एमबीए करने के बाद नितिन ने 2 साल नोएडा में नौकरी की, लेकिन कुछ अपना करने की ख्वाहिश इन्हें वापस अपने घर ले आई। यहाँ आके मुझे पता चला कि एक कामधेनु डेयरी योजना समाजवादी पार्टी की जो बहुत ही अच्छी योजना है उसके बारे में पता चला, जिसके लिए मैं फिर सीईओ साहब के पास, अपने जिले के सीईओ साहब के पास गया, जिन्होंने मुझे कामधेनु डेयरी योजना की जानकारी दी और मेरा उत्साह बढ़ाया इस काम को करने के लिए। 20 रसगुल्ले पॉइंट और खुद का स्वीट हाउस। हर गली मोहल्ले में रसगुल्ले खिलाए जाते हैं। इन रसगुल्लों के लिए खोआ मावा भी नितिन की डेयरी में तैयार किया जाता है, जो नितिन ने कामधेनु योजना की मदद से लगाई है। नौकरी पर रहते हुए ही नितिन को इस योजना का पता लगा था। इसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की और नौकरी छोड़कर एक डेयरी के मालिक बन बैठे। 20 हमने सेल पॉइंट अपने बना रखे हैं पूरे बुलंदशहर में। अच्छा। अलग अलग जगह पे, जिसमें 4 खुर्जा में है, 4 मेन बुलंदशहर में है। अच्छा। नितिन ने 65 गाय और 35 भैंसें खरीदी।
1 करोड़ 20 लाख की इस योजना पर नितिन ने 30 लाख रुपए लगाए। बाकी पर ब्याज मुक्त लोन मिला, जिसके बाद नितिन ने डेयरी से मिलने वाले दूध से ही रसगुल्ले का काम शुरू कर दिया। दूध से रसगुल्ले बेचकर नितिन को 1 लीटर दूध के लिए 60 रुपए तक मिल जाते हैं। इसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या आपको? सर, ये पूरी योजना 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है, कामधेनु डेयरी योजना, जिसमें कि 30 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है और 90,38,000 रुपए का बैंक से लोन है। जी, इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसका इंटरेस्ट राज्य सरकार पेमेंट करती है। नितिन के रसगुल्लों का स्वाद लोगों को पसंद आ रहा है और उसकी मिठास से नितिन की जिंदगी में भी तरक्की की मिठास घुलने लगी है। तो नितिन बहुत से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे मदन पाल जी से, जो रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग कर रहे हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं मदन पाल जी से। मदन पाल जी सरकारी नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद अब वो अपने गांव लौट आए हैं और गांव में खीरे की खेती कर रहे हैं। और खीरे की खेती एक साल में वो 3 फसल तैयार कर रहे हैं। सामान्य रूप से किसान एक बार में 1 फसल तैयार करता है खीरे की, लेकिन वो ऑफ सीजन में भी खेती कर रहे हैं खीरे की। कैसे संभव है ये? चलिए चलते हैं पिपाला। नीले आसमान के नीचे सफेद शामियाना और उसमें हरे भरे खीरे। एक एक खीरे को बारीकी से देखते हैं मदन पाल सिंह। एफसीआई से 2010 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने 40 लाख की लागत का पॉली हाउस लगाया। इसमें 20 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। 40 लाख रुपए लागत आई इसमें। 50% गवर्नमेंट ने दिया, 50% मेरा लगा इसमें। यानी 20 लाख आपका लगा और 20 लाख सरकार ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मदन पाल जी, कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पॉली हाउस लगाऊं और जो है? मैंने 2-4 जगह ये देखा इधर उधर, तो वहाँ का मुझे कुछ लगा कि भाई ये कुछ चीज ठीक है काम करने के लिए, तो उसी से थोड़ा सा कुछ हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है मतलब कुछ मिले जुले, उनसे प्रेरणा ली, उन्होंने बताया फायदे का सौदा है। गेहूं, धान, गन्ने की खेती को छोड़कर खीरे के बारे में सोचना जोखिम भरा था, लेकिन पॉली हाउस में अपनी हाईटेक सोच से मदन पाल कामयाब हुए। मदन पाल बाजार में खीरा 15 रुपए किलो में बेचते हैं। ऑफ सीजन में तो खीरा 45 रुपए किलो तक बिकता है। हर तीसरे दिन 10 क्विंटल खीरा बिकने को तैयार हो जाता है। अगर खीरे को दिल्ली में बेचा जाए तो अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। आपको उनसे क्या फर्क लग रहा है इसमें? उनसे ये फर्क लग रहा है कि ये चीज एक अलग है। इसके साथ अब हम आगे बजाय दूसरी फसलों के सब्जी की खेती और आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। खुले में भी पॉली हाउस के बजाय खुले में भी सब्जी की खेती बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इसका मार्केट आपको कहाँ मिलता है? मार्केट इसका मेन तो इस खीरे का दिल्ली है। मदन पाल के घर में खेती पहले से ही होती आई है, लेकिन खीरे के साथ जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है वो एकदम अलग है और दूसरे किसानों के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा भी। इसका सबसे बड़ा फायदा है ये पॉली हाउस में एक फसल चक्र में 3 बार खीरा लगा सकते हैं, जबकि दूसरी फसल एक बार ही होती है। कैसे सोचा कि आऊं मैं पॉली हाउस लगाऊं और उसके बाद फिर? मैं ऐसे ही सोचा ना कि अब खेती तो हो ही रही थी पहले ही से, ये जब चीज नई मिली तो कुछ नया करने का भी सोचा हमने इसके लिए। प्रॉफिट मेकिंग के लिहाज से सोचे कि कैसे फायदे का सौदा रहे, तो आपके लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब इसमें यही है कि जी ये मतलब अब जब बाहर तो खीरे की एक फसल आएगी और अंदर 3 आएंगी, तो प्रॉफिट तो जब 3 फसल का और एक फसल का तो डिफरेंस रहेगा ना प्रॉफिट का। ऑफ सीजन भी खीरा मिलेगा और बिना पेस्टिसाइड वाला होगा, जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। पॉली हाउस 5 साल तक चलता है, जिससे हर साल मदन पाल को करीब 10 से 11 लाख का मुनाफा होगा। और दूसरे किसानों से ये अंतर सिर्फ मदन पाल की सोच और पॉली हाउस स्कीम की वजह से आया है। तो मदन पाल जी उन बहुत से लोगों के लिए एक नजीर हैं जो रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग और नया करना चाहते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं राजपाल से। राजपाल के पास न जमीन है, मढ़ई में रहते थे और उनके 7 बच्चे हैं। राजपाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया, राजपाल कैसे अब अपने बच्चों को संभालते हैं और कैसे उनका गुजारा चलता है, आइए देखते हैं। आज बच्चों के साथ सुकून के पल बिताते हैं राजपाल।
लेकिन कुछ वक्त पहले हालात ऐसे नहीं थे। 16 साल झोपड़ी में कैसे गुजारे, कोई राजपाल से पूछे। बारिश में पानी भर जाता था, अपने बच्चों ने लेके कपड़े फकड़े सब बाहर भीगते थे। जैसे आपने देखा ये पिन्नी पड़ी हुई है, जैसे पिन्नी डाल के देते थे। बारिश में टपकता घर, सर्दी में ठिठुरते बच्चे और गर्मी में तपिश से जिंदगी हलकान थी। ऐसे में मेहनत मजदूरी से घर लौटे राजपाल की जिंदगी से चैन गायब हो चुका था। सब कुछ वैसे ही चलता रहता अगर इन्हें लोहिया आवास योजना के बारे में पता नहीं लगता। पहले ये सरकार आई थी, उस योजना में तो कुछ भी नहीं मिला हमें, जो हमारे तो खाने तक को परेशान थे। इस योजना में आगे हमें मकान भी मिला, वो अपने अच्छी तरह से मकान बनाया और रह रहे हैं इसमें, रह रहे हैं। उनकी दरिया से हमारा ये भी बन गया, उनकी कृपा हुई हमारे ऊपर। पक्की छत, पक्का फर्श, ये राजपाल का अपना घर है जिसमें वो आराम से रहते हैं, रोज मेहनत मजदूरी करते हैं और जब लौटते हैं तो परेशान नहीं बल्कि इस घर में आराम करते हैं। बेशक ईंट पत्थरों का एक घर हो, लेकिन इसमें अरमान है, सपने हैं, ख्वाहिशें हैं और सुकून है, जो लोहिया आवास योजना के बिना मुमकिन नहीं था। तो बुलंदशहर से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से कुछ और कामयाबी की कहानियों के साथ। नमस्कार।